श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच स्टार्ट हो रही टी20 मैचेस की सीरीज, जिसके पहले 3 वनडे मैच की सीरीज खेली गई, जहां पर श्रीलंकन टीम ने बांग्लादेश को 2-1 से उस सीरीज में हराया और आखिरी वनडे मैच भी 99 रन के बड़े अंतर से जीता और उस सीरीज को भी 2-1 से वहां पर बढ़त बना करके निर्णायक तौर पर श्रीलंकन टीम ने उस सीरीज को जीता। लेकिन जब ये पहला टी20 मैच जो इस सीरीज का खेला जाएगा, एक बार फिर से उसी मैदान पर पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर, जहां पर आखिरी वाला वनडे मैच भी हमने देखा खेला गया और उसको 99 रन से श्रीलंकन टीम ने जीता। और यह मैच जो कि 10 जुलाई को शाम को 7 बजे से खेला जाएगा, यहाँ पर टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट, जो हमने पिच के बारे में पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के बारे में पिछले वाले मैच में देखा, जैसी यहाँ पर वो ओडीआई क्रिकेट खेली गई और जो मदद यहाँ पर तेज गेंदबाजों को या स्पिनर्स को या बैटर्स को मिली, उसको एक्सप्लेन करने के लिए अगर आप पिच रिपोर्ट की तरफ जाएंगे तो ओवरऑल अगर आप इतिहास में जाए पहले कि यहाँ पर जो मैचेस पिछले 4 खेले गए हैं उसमें रिजल्ट क्या निकल करके आया है, तो वहां पर आप देखेंगे तो उन 4 मैचेस में से 2 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती, एक बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम यहाँ पर मैच जीती और एक बार यहाँ पर मैच टाई हुआ। और जो सेकंड इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम यहाँ पर मैच जीती है वो टीम थी इंडियन टीम, जो कि बारिश से प्रभावित मैच था, जहां पर श्रीलंका ने पहले बैटिंग करी 28 जुलाई 2024 में। यह भी रात का ही मैच था, टी20 मैच था, शाम को 7 बजे से स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद जहां पर 4 विकेटें पेस ने, 5 विकेटें स्पिन ने ली, पूरी 20 ओवर की इनिंग श्रीलंका टीम ने खेली थी। उसके बाद बारिश से प्रभावित हुआ मैच और ओवर्स कम किए गए, जहां पर इंडियन टीम को 81 रन का लक्ष्य मिला, 8 ओवर को अंदर उनको बनाने थे वो रन, लेकिन उसके जवाब में इंडियन टीम ने 6 ओवर 3 गेंद में ही वो 81 रन बना करके मैच को जीत लिया, 3 विकेट गंवा करके। लेकिन वहां पर तो बारिश हुई और उसकी वजह से बैटिंग कंडीशन और बेहतर हो गई और बहुत ज्यादा बड़ा स्कोर उनको मिला भी नहीं। 8 ओवर में तो 81 रन आज के जमाने में किसी भी फॉर्मेट में बन जाएगा, इवन अब तो टेस्ट क्रिकेट में भी आप कह सकते हैं कि बन सकता है। लेकिन जहां पर प्रॉपर 20-20 ओवर के गेम खेले गए, वहां पर देखेंगे तो 179 का स्कोर चेज करने में इस टीम को 172 रन ही बने, 9 विकेट के नुकसान पर। जहां पर सेकंड इनिंग में भी स्पिनर्स गेम में आए, पहली इनिंग के अंदर भी बाद में जाकर के स्पिनर्स गेम में आए और यहां पर देखें तो इंडियन टीम ने जब 213 रन बना दिए 7 विकेट पर, उसके जवाब में श्रीलंकन टीम निश्चित तौर पर एक स्कोर का भी प्रेशर होता है और सेकंड इनिंग में यहाँ पर स्पिनर्स को मदद मिलती भी है, जिसमें से 10 में से 6 विकेट स्पिनर्स लेकर गए और 170 रन बना करके टीम ऑल आउट हो गए 2024 27 जुलाई को। और उसके बाद जो लास्ट मैच इस मैदान पर खेला गया है टी20 फॉर्मेट में, वो टाई हो गया था, जहां पर इंडियन टीम के लिए 137 रन नहीं बना पाई थी। पावर प्ले में ही इन्होंने 4 विकेट गंवा दिए थे 30 रन पर। और उसके बाद जब चेज करनी होती है श्रीलंकन टीम, तो आप ध्यान रखिए एक छोटा स्कोर जिसको चेज करना आसान होना चाहिए था किसी भी तरीके की पिच पर, वो भी टी20 फॉर्मेट में, वहां पर भी श्रीलंका टीम ज्यादा से ज्यादा उस मैच को टाई करा पाई, 8 विकेट गंवा करके 137 रन बनाए और 8 विकेट इंडियन स्पिनर्स लेकर के गए। तो एक चीज तो इस पूरी की पूरी पिच रिपोर्ट को समझने के लिए जो पिछले 4 मैचों का हम आंकड़ा देख रहे हैं, उससे यही दिखाई पड़ता है कि जहां पर स्पिन को 36 विकेटें मिली हैं और पेस को 24 विकेटें मिली हैं, और खास करके जो 36 विकेटें मिली हैं उसमें से 20 सेकेंड इनिंग में, 16 विकेटें पहली इनिंग में, यानी कि पूरे मैच के दौरान यहाँ पर स्पिनर्स का बॉलबाला रहा है पिछले 4 टी20 मैचेस जो खेले गए हैं। और ध्यान देने वाली बात है कि चारों मैचेस रात के ही हैं, जो कि आज का भी होगा। लेकिन पेस को भी जो 24 विकेटें मिली उसमें से 16 विकेटें पहली इनिंग के अंदर ही आई हैं। तो पहली इनिंग की बॉलिंग में अगर पेसर्स भी हाईली अगर प्रोडक्टिव हैं, स्पिनर्स तो गेम में बने ही हैं, तो निश्चित तौर पर बैटिंग करना मुश्किल वहां पर होगा। हालांकि सेकंड इनिंग में भी वहां पर स्पिनर्स चूंकि हैवीली गेम में आ रहे हैं तो वो चीज और मुश्किल हो जा रही है। तो चेज करना यहाँ पर इस ग्राउंड पर हमेशा से मुश्किल रहा है। ये तो हमने टी20 मैचेस के कुछ स्कोर्स को देख करके वहां से समझने की कोशिश करी। इवन जो पिछला टेस्ट मैच, पिछला वनडे मैच हमने जो देखा श्रीलंका और बांग्लादेश का, इसी मैदान पर जो तीसरा ओडीआई मैच था, वहां पर भी सेम कंडीशन थी। जब श्रीलंकन टीम ने पहले बैटिंग करी, सेकंड इनिंग में चेज स्कोर को चेज कर दो, जबकि स्कोर बहुत बड़ा नहीं था चेज करना, उसके बावजूद बांग्लादेश की टीम 99 रन से मैच को हार गई वो वनडे मैच में। और वहां पर भी हमने क्लियरली देखा कि सेकंड इनिंग में बैटिंग करना उतना आसान था नहीं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस पल्ले के लिए मैदान पर स्पिनर्स ही पूरी तरह से बॉलबाला रहेगा। एक्चुअली जब सामने बांग्लादेश जैसी टीमों जिनकी बैटिंग लाइनअप बहुत ही वल्नरेबल है, कभी भी कोलैप्स हो जाती है, तो निश्चित तौर पर कोई एक अच्छी बॉलिंग लाइनअप वाली टीम है, खास करके श्रीलंका जैसी टीम जिनके पास अच्छे लेग स्पिनर हैं, अच्छे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं, अच्छे तेज गेंदबाज हैं, और एक ऐसी पिच पर जहां पर थोड़ी बहुत ग्रीनरी तो होती ही है शुरुआत में तेज गेंदबाजों को, इवन पूरे मैच के दौरान अच्छा पेस और बाउंस होता है और सेकंड इनिंग में पिच ग्रिप भी करती है, अच्छे पेस के साथ अच्छे बाउंस के साथ स्पिनर्स की गेंद अगर बल्ले पर आएगी ही नहीं तो निश्चित तौर पर वहां पर मुश्किल तो होगी। तो ओवरऑल कोई भी टीम टॉस जीतेगी तो पहले बैटिंग करना ही पसंद करेगी, ये हमने कंक्लूजन निकाला पिछले वनडे मैच को देखने के बाद भी और उसके पिछले जो टी20 मैचेस इस ग्राउंड पर 2024 में खेले गए उसकी बेसिस पर भी। लेकिन जो फाइनल पिच रिपोर्ट आएगी ना, उसको भी देखना जरूरी होगा। वो चीज आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर पिच की पिक्चर वगैरह शेयर करके बताऊंगा। बाकी फाइनल टीम उसकी बेसिस पर जो बनेगी वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ही दूंगा, तो दोनों को ज्वाइन करके रखिए। दोनों का जो लिंक है ना टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का, वो आपको इसी
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो किसी भी जगह पर जाकर के लिंक को क्लिक करिए, चाहे डिस्क्रिप्शन में चाहे पिन कमेंट में, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को लिंक को क्लिक करके ज्वाइन करके रखिए। फिलहाल देखिए ये प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर हो सकता है आज के इस मैच में श्रीलंका की टीम की तरफ से, और जिनका जो स्क्वाड अनाउंस किया गया T20 सीरीज के लिए उसमें दिनेश चांदीमल वापस आ चुके हैं, कुशल परेरा वापस आए हैं स्क्वाड के अंदर। तो निश्चित तौर पर, और साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे तो दिनेश चांदीमल और कुशल परेरा के अलावा दसुन सनाका भी अब आपको दिखाई पड़ेंगे। तो निश्चित तौर पर प्लेइंग 11 में कुछ चेंजेस होंगे जो वनडे सीरीज में था उसकी बेसिस पर। बाकी चमिका करुणारत्ने भी टीम के अंदर है, ईशान मलिंगा को भी स्क्वाड में रखा गया है, और पॉसिबली अगर आज खेल गए तो इनका डेब्यू होगा इंटरनेशनल T20 में। हालांकि वनडे सीरीज में एक मैच इनको खिलाएगा, लेकिन वहां पर कुछ खास कमाल कर नहीं पाए। बाकी बैटिंग ऑर्डर जहां तक मुझे लगता है कि कुशल मेंडिस और प्रथम निशंका T20 फॉर्मेट में ज्यादातर ओपन ही करते हैं श्रीलंका के लिए। उसके बाद आते हैं कुशल परेरा, कमिंदु मेंडिस, चरित असलंका कप्तान टीम के, बाकी दसुन सनाका, उसके साथ साथ वलिंदु हसरंगा है, महीश तीक्ष्णा तो है ही, मथीसा पथिराना, नुवान थुसारा और बिनुरा फर्नांडो। तो अच्छी खासी पेस अटैक इनके पास है T20 फॉर्मेट को देखते हुए, खास करके ये तीनों नाम, और साथ ही साथ स्पिन अटैक तो जबरदस्त है ही, जिसमें दसुन सनाका भी पार्ट टाइम बॉलिंग कर सकते हैं। और उसके अलावा बेंच जिसमें दिनेश चांदीमल है, अब इसका फर्नांडो हो सकता है इनसे ही ओपन कराए, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम है। अब इसका फर्नांडो को रिसेंट टाइम में देखा गया कि कई बार श्रीलंका के लिए नंबर 4 पर भी ये बैटिंग करते दिखाई पड़े हैं, तो ये भी चीज ध्यान में रखिएगा। हालांकि तब दसुन सनाका नहीं खेलते हैं, ये भी बात एक पक्की है। बाकी दुनिस वेला लागे तो है ही, ईशान मलिंगा, चमिका करुणारत्ने भी हैं। पावर प्ले डेथ ओवर के जो बॉलर्स पॉसिबली हो सकते हैं उनके नाम यहाँ पर दे सकते हैं कि पहले 6 ओवर में कौन बॉलिंग करेगा और लास्ट के 5 ओवर में कौन बॉलिंग करेगा। और उसको देखने के बाद इंटरनेशनल T20 फॉर्मेट्स में क्या रिकॉर्ड रहा है श्रीलंकन बैटर्स का, वो और इवन बॉलर्स का भी क्या आंकड़ा है, यानी कि पूरा करियर T20 इंटरनेशनल में, वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। जहां पर आपको ना सिर्फ ये पता चलेगा कि प्रथम निशंका जैसे बैटर जो 62 T20 मैच खेल चुके हैं श्रीलंका के लिए, 1734 रन बना चुके हैं 30 के एवरेज से। पहली इनिंग का बैटिंग एवरेज 28 है, सेकंड इनिंग का 33। दिखाई पड़ता है कि सेकंड इनिंग का बैटिंग एवरेज थोड़ा सा बेटर है, लेकिन कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है नहीं, तो दोनों इनिंग्स के लिए एक अच्छे ऑप्शन हैं। ठीक उसी तरह से किसी बॉलर के आंकड़े अगर आप देखने जाएं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पर लूं नुवान थुसारा, एक ऐसे तेज गेंदबाज जो 18 T20 मैच में 26 विकेट ले चुके हैं श्रीलंका की तरफ से, लेकिन पहली इनिंग में जो विकेट इनको मिली है ना, वो 17वीं गेंद पर ऑन एन एवरेज लगभग, जब भी इन्होंने पहली इनिंग में बॉलिंग करी है तो इनको 17 गेंदें लग गई हैं एक विकेट निकालने में पहली इनिंग के दौरान। कहने का मतलब जितनी भी बार बॉलिंग करी है इन्होंने पहली इनिंग में, जितनी गेंदें फेंकी हैं और उसके मुकाबले जितनी विकेटें मिली हैं, उसको डिवाइड करेंगे तो एवरेज आएगा 17 का, यानी कि 17 गेंदें इनको लगी हैं पहली इनिंग में अभी तक विकेट निकालने में, एक विकेट निकालने में, लेकिन सेकंड इनिंग में केवल 10 गेंदें लगती हैं। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा है किसी तेज गेंदबाज का कि वो सेकंड इनिंग में ज्यादा इफेक्टिव अभी तक रहा है। ठीक उसी तरह से बाकी सभी बैटर और बॉलर के क्या आंकड़े हैं पूरे करियर में और इनिंग की बेसिस पर भी, वो भी यहाँ पर आप वीडियो को रोक करके देख सकते हैं, जिसमें ईशान मलिंगा आपको ने बताया अभी इंटरनेशनल T20 मैच नहीं खेले हैं। ओवरऑल अगर आप देखें तो IPL वगैरह मिला करके 27 टेस्ट T20 मैचेस खेल करके 40 विकेटें ले चुके हैं। और इसके बाद आते हैं रिसेंट फॉर्म की तरफ, तो देखेंगे कि प्रथम निशंका जो अभी वनडे सीरीज में कुछ खास कमाल पहले 2 वनडे मैच में नहीं कर पाए, आखिरी मैच में थोड़ा सा अच्छे फॉर्म में आते दिखाई पड़े, 35 रन की पारी खेली। ना सिर्फ इस वनडे सीरीज में बल्कि उसके पहले भी देखेंगे ना, तो कंसिस्टेंसी नाम की चीज आपको प्रथम निशंका के साथ तो कम से कम देखने को नहीं मिलेगी, वो एक दिक्कत रही है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने पिछले मैच में 35 रन में अच्छे टच में दिखाई पड़े, उसकी बेसिस पर मेरे हिसाब से एक अच्छे ऑप्शन होंगे। और उसके साथ साथ कुशल मेंडिस तो तीनों वनडे मैचेस में इसी बांग्लादेश की बॉलिंग अटैक के खिलाफ पिछले मैच में सेंचुरी भी लगा दी, उसके पहले एक हाफ सेंचुरी, उसके पहले एक 45 की पारी, उसके पहले भी ठीक ठाक फॉर्म में थे, तो इनको लेकर के तो कोई डाउट वैसे भी नहीं बनता। लेकिन कुशल परेरा जो आए हैं स्क्वाड के अंदर और प्लेइंग 11 में भी पॉसिबली खेलेंगे, इनका अगर आप रिसेंट फॉर्म देखें तो वो भी काफी अच्छा है। पिछले 3 वनडे मैचेस से अगर आप देखें T20 मैचेस, तो उसमें 2 तो हाफ सेंचुरी है, तो निश्चित तौर पर एक अच्छे फॉर्म में प्लेयर दिखाई पड़ रहे हैं। बाकी कमिंदु मेंडिस का फॉर्म आप देख लीजिए, वनडे सीरीज में भी कुछ खास बैटिंग से कमाल फॉर्म में दिखाई पड़े नहीं, बॉलिंग तो हालांकि कर ही रहे, तो वहीं पर इनकी यूटिलिटी दिखाई पड़ती है। चरित असलंका ने तो निश्चित तौर पर शानदार फॉर्म दिखाया ही है, टीम के सबसे बड़े प्लेयर के तौर पर और कप्तान है, बस कप्तान के तौर पर भी सबसे सेफ ऑप्शन है। बाकी दसुन सनाका लंबे समय बाद वापसी कर रहे हैं, लेकिन जो भी इन्होंने डोमेस्टिक करियर या जहां पर भी रिसेंट टाइम में क्रिकेट खेला है, वहां पर बिल्कुल भी कंसिस्टेंसी इनके साथ आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। वानिंदु हसरंगा लेग स्पिनर कोई अगर खेल रहा है आपकी टीम में, सामने बांग्लादेश की टीम हो, तो उसके खिलाफ तो इस क्वालिटी लेग स्पिनर को आप कोई भी बॉलर हो आप उसको छोड़ नहीं सकते। तो वानिंदु हसरंगा तो बैटिंग भी कर लेते हैं, तो इनको आप कतई नहीं छोड़ेंगे। बाकी महीश तीक्ष्णा जो वनडे सीरीज में विकेट नहीं निकाल पाए, 3 वनडे मैचेस में केवल एक ही विकेट मिला। ओवरऑल अगर आप देखें जो सामने बांग्लादेश की टीम है, जो कि उसके सामने उसके पास कई सारे लेफ्ट हैंडर्स हैं, इस वजह से इनकी यूटिलिटी तो बहुत अच्छी बन जाती है। लेकिन ये चीज देखनी जरूरी है कि रिसेंट टाइम में इनका
फॉर्म वो काफ़ी गड़बड़ रहा है, लेकिन इनको लेके जाना है या नहीं, वो भी हम आगे चल कर के तय करेंगे। बाकी पथिराना जो अगर आप देखें तो बहुत अच्छे फॉर्म में तो दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन जिस तरीके के मिडल ओवर और डेथ ओवर के बॉलर ये हैं, इनको मिस करना थोड़ा-सा मुश्किल है। हालाँकि फॉर्म इनके साथ है नहीं, इवन नुवान थुसारा के साथ भी। लेकिन बिनुरा फर्नांडो का फॉर्म अगर आप देखें तो कंपैरेटिवली बाकी सभी बॉलर से काफ़ी बेहतर है। दिनेश चांदिमल जो स्क्वाड में ऐड किए गए हैं, इनका फॉर्म देखेंगे तो वो भी कुछ खास कंसिस्टेंट है नहीं। सेम चीज़ आपको अब इसका फर्नांडो के साथ भी दिखाई पड़ेगी। दुनित फल्लालागे ज़रूर अभी वनडे सीरीज के आखिरी वाले मैच में 2 विकेट ये लेकर के गए, उसके पहले भी बढ़िया बॉलिंग लगातार करते रहे हैं। ईशान मलिंगा जो वनडे सीरीज में एक बार मौका जब इनको मिला तो कुछ खास कमाल कर नहीं पाए, 3 ही ओवर बॉलिंग भी कराया गया था और अच्छी खासी धुनाई इनकी हो गई थी। लेकिन जब बात आती है टी20 मैचेस की ना, तो वहां पर देखेंगे तो उसके पहले आईपीएल में काफी कमाल की परफॉर्मेंस देकर के आए हैं। बाकी चमिका करुणारत्ने एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो बैटिंग तो कर ही लेते हैं, बॉलिंग भी पावर प्ले के स्पेशलिस्ट हैं, स्विंग कराते हैं ठीक ठाक। अगर खेलेंगे तो शुरुआती खास करके पहली इनिंग की बॉलिंग होती है ना, तब वहां पर काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो कौन से प्लेयर कितने अच्छे फॉर्म में हैं, उसकी बेसिस पर कौन सा प्लेयर बेहतर बन रहा है। और इवन जैसे महीश तीक्ष्णा हो गए, मथीसा पथिराना हो गए, इन प्लेयरों के बारे में जो आपको मैंने बताया कि फॉर्म तो अच्छा लगा हुआ नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर जो इनकी यूटिलिटी है एज अ प्लेयर, वो हमको टीम में लेकर के आने के लिए मजबूर करती है इनको। लेकिन साथ ही साथ अगर बाकी के आंकड़े भी देखें और उसके बेसिस पर भी तय करने की कोशिश करें कि इनमें से किसको हम अपनी टीम में लेकर के जाएं, तो उसके लिए हेड टू हेड के आंकड़े देखने आएंगे। तो प्रथम निशंका श्रीलंका के तरफ से जब बांग्लादेश के खिलाफ खेले हैं तो 3 टी20 मैच में 91 रन 47 का हाईएस्ट स्कोर है, तो नंबर ठीक ठाक है। और उसमें कुशल मेंडिस की बैटिंग एवरेज तो 49 का है, और उसमें भी अगर आप देखें कुशल पर तो 8 मैच 366 रन 46 का जबरदस्त एवरेज है। बाकी कमिंदो मेंडिस के आंकड़े देखें तो 4 मैच केवल 72 रन है, जो वनडे सीरीज में भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। चरित्र श्रीलंका निश्चित तौर पर आपको मैं बता चुका हूँ कि कैप्टन भी आपकी स्मॉल लीग की टीम में वन ऑफ द सेफेस्ट ऑप्शन है, परफॉर्मेंस भी काफी ठीक ठाक है। दसुन सनाका के 10 मैच 174 रन 4 विकेट है, जहां पर बैटिंग करेंगे और बॉलिंग जो कि हमको ये देखना पड़ेगा कि अगर वानिंदु भी खेल रहे हैं, महीश तीक्ष्णा भी खेल रहे हैं, पथिराना थुसारा और बिनुरा फर्नांडो, मतलब 5 प्रॉपर गेंदबाज तो इनके टीम में है ही, जिसमें चरित्र श्रीलंका भी है, तो वहां पर बॉलिंग की संभावनाएं भी दसुन सनाका की बहुत कम हो जाएगी। हो सकता है बॉलिंग करें, पहले ओवर में ही विकेट लेकर के जाएं, तो हो सकता है पूरे 4 ओवर कर जाएं और 2-3 विकेट लेकर के जाएं, वो अलग बात है। लेकिन फिलहाल जो लॉजिकली कंडीशन बनती दिखाई पड़ रही है, दसुन सनाका की वो यूटिलिटी दिखाई नहीं पड़ती। तो वानिंदो श्रीलंका की तरफ हम जाएंगे तो उनके 4 मैच 6 विकेट हैं, तीक्ष्णा के 5 मैच केवल 3 विकेट है, पथिराना के 3 मैच में 4 विकेट है और थुसारा 2 मैच में 9 विकेट है, सारी विकेट सेकंड इनिंग की बॉलिंग में। बिनुरा फर्नांडो के 4 मैच में 3 विकेट हैं, और बाकी बेंच के जो प्लेयर्स उनके भी आंकड़े आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल जब आप हेड टू हेड की स्टैट्स की बेसिस पर भी जाएंगे तो 7 प्लेयर तो आपको कंफर्म दिखाई पड़ते हैं जो कि बेहतर करते रहे हैं, और उसी की बेसिस पर वो हमारी टीम में भी आ सकते हैं। और उसी को आगे बढ़ाते हुए वेन्यू के भी आंकड़े अगर आप देखें कि इस मैदान पर खास करके पल्ले के लेके स्टेडियम पर खेलते हुए क्या आंकड़े हैं श्रीलंकन बैटर्स के टी20 फॉर्मेट में, तो यहाँ पर भी 2 मैच पर 78 रन है प्रथम निशंका के, और इवन कुशल मेंडिस के आंकड़े यहाँ पर थोड़े से खराब है। 7 में 148 रन 21 का एवरेज, और उसमें भी पहली इनिंग में तो 30 का एवरेज है, सेकंड इनिंग में केवल 9 का एवरेज है। लेकिन निश्चित तौर पर जैसे फॉर्म में है, इनको मिस करना थोड़ा सा मुश्किल है। कुशल परेरा के आंकड़े भी यहाँ पर देखेंगे तो बेहतरीन है। बाकी कमिंदो मेंडिस उतना खास कमाल कर नहीं पाए, यहाँ पर 2 ही मैच खेल करके एक हाफ सेंचुरी लगा चुके चरित्र श्रीलंका, टोटल 83 रन है। बाकी दसुन सनाका के भी बैटिंग एवरेज तो ठीक ठाक है, 7 मैच 5 विकेट है, लेकिन वही बात है कि कितनी बॉलिंग इनको मिलेगी वो देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ज्यादा बेटर और सेफ ऑप्शंस जो हैं उनकी तरफ अगर आप जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपके पास ज्यादा बेहतर ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, जिसमें या तो पथिराना को या तो तीक्ष्णा को, किसी एक को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम 7 प्लेयर से ज्यादा तो आप नहीं ले सकते निश्चित तौर पर स्मॉल लीग की टीम बनाते वक्त। तो वेन्यू के भी ये जो आंकड़े थे, और उसमें दिनेश चांदिमल भी हैं, अब इसका फर्नांडो भी है, उनके भी अगर आप आंकड़े देखें तो निश्चित तौर पर जो 6 से 7 प्लेयर हैं जो कि हमारी टीम में आने लायक बनते दिखाई पड़ रहे हैं, उनके बारे में तो यहाँ पर आपने जान लिया। बाकी उन्हीं बैटर्स की, बॉलर्स की तो छोड़ दीजिए, क्योंकि बॉलर्स को तो आगे दिखाई पड़ेंगे कि कौन ज्यादा परेशान करते हैं बांग्लादेशी बैटर्स को। अब यहाँ पर हम प्लेयर बैटल देखेंगे तो बैटर्स की आपको वीकनेस दिखाई पड़ेगी कि प्रथम निशंका मुस्तफिजुर रहमान पर टी20 फॉर्मेट में 16 गेंद पर 21 रन बना करके एक बार आउट हुए हैं, बाकी बॉलरों को अच्छा फेस किया है। और उसके बाद कुशल मेंडिस की बात करें, ये भी मुस्तफिजुर पर 3 बार आउट हुए हैं, 68 रन बना करके, 2 बार आउट हुए तस्कीन अहमद पर, 1 बार रिशद हुसैन पर, और राइट आर्म फास्ट बॉलिंग। और इवन अगर हम बात करें सारी की सारी जो श्रीलंकन स्क्वाड ही है ना, इनके जो बैटर्स है एक्सप्रेस पेस बॉलिंग इनके सामने डाल दीजिए, आपको विकेट देंगे। जैसे तस्कीन अहमद जैसा बॉलर जो सामने की टीम में है, वो इसी वजह से इनको परेशान करते हैं। हालांकि ओवरऑल आंकड़ा कुशल मेंडिस के देखेंगे ना तो मुस्तफिजुर को छोड़ करके बाकी पर ठीक ठाक हैं, और वही बात है कि एक्सप्रेस पेस बॉलिंग आ जाएगी तस्कीन अहमद जैसे बॉलर्स की, तो वो इनको परेशान कर सकते हैं। बाकी कमिंदो मेंडिस को तो स्पिन पर भी दिक्कत होती है, खास करके लेग स्पिन पर 4 बार आउट हो चुके 60 गेंद पर, रिशद हुसैन भी 1 बार आउट कर चुके हैं, मुस्तफिजुर पर, तस्कीन अहमद पर भी आंकड़े बहुत ही एवरेज हैं। कुशल परेरा के आंकड़े देखिए तो ये भी एक्सप्रेस पेस बॉलिंग पर थोड़ी सी दिक्कतों में आते हैं, 20 के नीचे का एवरेज है इनका। जैसे तस्कीन अहमद जैसे बॉलर इसी वजह से इनके खिलाफ कामयाब हुए भी हैं, नसूम अहमद भी 1 बार सस्ते में आउट कर चुके हैं, मुस्तफिजुर
मुस्तफिजुर पर अच्छा खेले हैं। इसके बाद बाकी जो श्रीलंकन बैटर्स उनके आंकड़े आपके सामने हैं, चाहे वो चरित श्रीलंका जो कि लेग स्पिन पर फंसते हैं, तो निश्चित तौर पर रिशद हुसैन भी इनके खिलाफ गेम में आ जाते हैं। मेहदी हसन और शरीफुल इस्लाम पर आंकड़े आपके सामने हैं और उसके साथ साथ दिनेश चांदीमल ये भी लेग स्पिन और ऑफ स्पिन दोनों पर फंसते हैं, जिसमें तस्कीन अहमद, मतलब ओवरऑल अगर आप पूरा प्लेयर बटन देख लेंगे श्रीलंका टीम की तरफ से, तो जो सीधे-सीधे अब मैं किसी बॉलर का नाम लूं बांग्लादेश की तरफ से, तो एक तो रिशद हुसैन है जो गेम में आ जाते हैं। साथ ही साथ अगर तस्कीन अहमद प्लेइंग 11 के अंदर हैं तो वो दूसरे प्लेयर के तौर पर गेम में आ जाते हैं। लेकिन ओवरऑल पूरी की पूरी प्लेइंग 11 अगर आप देखने जाएं पूरी श्रीलंका टीम के बाद यहाँ पर बांग्लादेश की टीम के, तो इनके पास जो ऑप्शंस हैं ना उसकी बेसिस पर निश्चित तौर पर मुस्तफिजुर, जिनके आंकड़े आपने पीछे देखे प्लेयर बैटल में कि एवरेज से आंकड़े हैं, ठीक ठाक बॉलिंग करते रहे, लगभग हर बैटर को आउट कर चुके हैं। लेकिन तस्कीन अहमद एक थ्रेट होंगे सामने वाली टीम की बैटिंग लाइनअप के खिलाफ, रिशद हुसैन भी एक अच्छा खासा थ्रेट है। बाकी तंजीम हसन साकिब ने दिखाया कि इनके पास चेंज ऑफ पेस जो है वो भी दिक्कतें देती हुई दिखाई पड़ी है वनडे सीरीज में, खास करके श्रीलंका के खिलाफ। बाकी इनका बैटिंग ऑर्डर जो है वो तो आप देखेंगे, जिसमें लिटन दास जो टीम के कप्तान हैं और अभी वनडे सीरीज में टीम में जगह नहीं बना पा रहे थे, तो वो हाल है फिलहाल। लेकिन बैटिंग ऑर्डर प्लेइंग 11 आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें पावर प्ले और डेथ ओवर के जो बॉलर होंगे, बाकी जो इनका बेंच है वो भी आप देख सकते हैं। हालांकि प्लेइंग 11 क्या खेलेगा वो तो टॉस के बाद ही एक्चुअली पता चलेगा। पॉसिबिलिटीज जो थी उसके बारे में आपको मैंने बता दिया। बाकी T20 का पूरा करियर इन सभी बांग्लादेशी प्लेयर्स का वीडियो को रोक करके इसको देख सकते हैं। बाकी फॉर्म देखने आए तो इन फॉर्म प्लेयर कौन कौन से हैं उसके लिए अगर आप यहाँ पर आएंगे तो तंजीद हसन ने वनडे सीरीज में केवल एक अच्छी पारी खेली थी, और उसी तरह से अगर आप इनके पूरे करियर को एनालाइज करेंगे ना तो निश्चित तौर पर कंसिस्टेंट तो रहे हैं, लेकिन पिछले 2 वनडे मैचेस में कुछ खास कमाल कर नहीं पाए। तो इसमें ये ज्यादातर बेटर जो होते हैं ना वो सेकंड इनिंग की बैटिंग में रहे हैं। और उसके बाद परवेज हुसैन इमॉन जिन्होंने वनडे डेब्यू किया अभी रिसेंट टाइम में, और ओवरऑल अगर आप देखें तो आखिरी 2 वनडे मैच में अच्छी बैटिंग भी करी, अच्छे स्ट्रोक प्लेयर है ये, तो निश्चित तौर पर इन्होंने परेशान किया अपनी बैटिंग से जो सामने श्रीलंकन बॉलिंग थी पिछले दोनों वनडे मैचेस में। बाकी लिटन दास तो निश्चित तौर पर आउट ऑफ फॉर्म ही है, लेकिन तौहीद हिरदोई सबसे वन ऑफ द सेफेस्ट ऑप्शन इस टीम के अंदर हैं, जिनको लोग ज्यादातर लेकर के नहीं जा रहे थे टीम में, लेकिन पिछले दोनों वनडे मैच में उन्होंने बैक टू बैक हाफ सेंचुरी लगाई 51-51 की पारी। और उसके बाद समीम हुसैन पटवारी, इन्होंने अपना जो यूटिलिटी दिखाया है ना, जिसमें ये बैटिंग तो कर ही लेते हैं, बॉलिंग भी ऑफ स्पिन करते हैं अच्छी खासी, एक एक विकेट भी पिछले 2 मैच में ले चुके हैं, तो ये इनको एक बड़ा अच्छा डिफरेंशियल प्लेयर बना देता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखने जाएंगे ना तो इन फॉर्म केवल या तो कुछ हद तक तौहीद हिरदोई हैं, परवेज हुसैन इमॉन जो कि काफी फ्लैशी प्लेयर, इनको लेकर के जाना थोड़ा सा रिस्क तो एक होता है, लेकिन फ्लैशी प्लेयर है, स्ट्रोक्स खेलते हैं, T20 फॉर्मेट में एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। और तंजीद हसन ठीक ठाक फॉर्म में दिखाई पड़े, खास करके जब सेकंड इनिंग की बैटिंग होती है। जाकिर अली उसमें से अगर आप देखें तो वनडे सीरीज में काफी अच्छा करके आए हैं, उसके पहले भी ये रन बनाते रहे हैं बांग्लादेश के खिलाफ, किसी भी फॉर्मेट में वो खिलाया जाए। बैटिंग ऑर्डर भी थोड़ा सा इनका नीचे रहता है तो वहां पर, और साथ ही साथ एक अच्छे फाइटर प्लेयर भी हैं, तो निश्चित तौर पर ये भी एक अच्छा ऑप्शन हमेशा होते हैं। और जिस तरह से आपने अभी प्लेयर बैटल देखा उसमें ये तो क्लियर हुआ कि रिशद हुसैन और तस्कीन अहमद ये दोनों बेस्ट ऑप्शन होंगे, दोनों बढ़िया फॉर्म में भी है, इसको लेकर के भी कोई डाउट नहीं है। और तंजीम हसन साकिब ने तो अभी वनडे सीरीज में ही काफी परेशान किया है सभी श्रीलंकन बैटर्स को। बाकी मेहदी हसन का अगर आप फॉर्म देखेंगे तो वो भी काफी ठीक ठाक है, लेकिन उसी में मुस्तफिजुर को देखेंगे तो 3 वनडे मैच में केवल एक ही विकेट मिला, हालांकि उसके पहले अच्छे फॉर्म में थे। मोहम्मद नईम हो गए, मेहदी हसन मिराज जिन्होंने आखिरी वनडे मैच में अच्छा काम किया, लेकिन कंसिस्टेंसी वो एक बड़ा इश्यू आपको दिखाई पड़ेगा इस पूरी बांग्लादेशी लाइनअप के अंदर, जिसमें बेंच के जो प्लेयर्स उनका भी फॉर्म तो आप देख ही पाएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर तस्कीन अहमद, तंजीम हसन साकिब, रिशद हुसैन, तौहीद हिरदोई ऐसे कुछ प्लेयर हैं जो कंसिस्टेंटली भी बेहतर करते रहे, ना सिर्फ श्रीलंका के खिलाफ भी, ओवरऑल बांग्लादेश के लिए। और इसी वजह से ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि 100% हमारी टीम में आ भी सकते हैं, स्मॉल लीग की टीम में खास करके जब हमको टीम बनानी होती है। तो ये तो हमको रिसेंट फॉर्म देकर के पता चला। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े अगर आप देखें कि श्रीलंका के खिलाफ T20 में क्या परफॉर्मेंस रही, तो सैंपल साइज थोड़ा छोटा है, लेकिन परवेज हुसैन इमॉन तो खेले ही नहीं है। तंजीद हसन के 1 मैच में 3 रन है, लिटन दास के 7 मैच केवल 20 का एवरेज है, और इवन तौहीद हिरदोई भी 4 मैच केवल 80 रन है T20 फॉर्मेट में श्रीलंका के खिलाफ, और उसमें एक 40 का हाईएस्ट स्कोर है। बाकी 2 मैच पे 72 रन है जाकिर अली के, तो ये 2 खिलाड़ी तो मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन होंगे ही। रिशद हुसैन के 4 मैच पे 54 रन है, 6 विकेट हैं, लेकिन मेहदी हसन कुछ खास नहीं कर पाए। तंजीम के 1 मैच में 1 विकेट है, 8 मैच में 10 विकेट है तस्कीन के, और मुस्तफिजुर के 13 मैच में 17 विकेट हैं। और उसमें मोहम्मद नईम एक प्लेयर हैं जो कि ओपन करते हैं, अगर इनको मौका मिलता तो एक बहुत अच्छे डिफरेंशियल बैटिंग ऑप्शन होंगे, जो 1 मैच श्रीलंका के खिलाफ खेल चुके हैं, 62 रन बना चुके हैं। बाकी प्लेयर्स को देखेंगे तो नसूम मोहम्मद एक लेफ्ट ऑर्थोडॉक्स बॉलर के तौर पर बेहतर करते दिखाई पड़े हैं श्रीलंका के खिलाफ, लेकिन कुछ खास बैटिंग में अगर आप देखें ना
तो वो एक कमजोरी इस टीम की पूरी दिखाई पड़ रही है श्रीलंका के खिलाफ खेलते हुए। बाकी वेन्यू के आंकड़े अगर आप देखने आएंगे तो इस मैदान पर खास करके पल्ले केले में ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं किसी प्लेयर के पास। मुस्तफिजुर 2 मैच खेले हैं, 3 विकेट ले चुके हैं। एक मैच तौहीद हृदय इस मैदान पर खेले हैं, 1 विकेट ले चुके हैं। तो ज्यादा बड़ा सैंपल साइज आपको आंकड़ों का देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एक बात क्लियर है कि तौहीद हृदय हो गए, साथ ही साथ बॉलिंग में तंजीम हसन साकिब और तस्कीन अहमद हो गए, और स्पिनर के तौर पर रिशद हुसैन। इन चारों प्लेयरों को लेकर के कोई भी डाउट आपको अपने दिमाग में नहीं रखना है। हाँ, उसमें मुस्तफिजुर भी आपके पास एक ऑप्शन है, साथ ही साथ अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहें तो परवेज हुसैन, इमोन भी एक ऑप्शन है, खास करके अगर सेकंड इनिंग की बैटिंग हो। और अगर मोहम्मद नईम खेलते हैं तो उनको भी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन बाकी प्लेयरों का कुछ खास ऑप्शन बनता दिखाई नहीं पड़ रहा। बाकी प्लेयर बैटल देखने आएंगे तो तंजीद हसन नुआन थुसारा पर एक बार सस्ते में आउट हो चुके, 3 बार लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर। राइट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग को सबसे ज्यादा आउट करती भी है T20 फॉर्मेट में। बाकी परवेज हुसैन, इमोन ऑफ स्पिन पर चूंकि लेफ्ट हैंडेड बैटर है तो एक गेम बनता है इनका, लेफ्ट आर्म मीडियम पेस पर भी थोड़ा सा फंसते हैं। बाकी तौहीद हृदय के आंकड़े देखा तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग को परेशान करती है। नुआन थुसारा पर भी सस्ते में आउट हो चुके। लिटन दास तो कोई भी बॉलर सामने डाल दीजिए, विकेट एक्चुअली फेंक करके आते हैं। और उसके बाद बाकी जो बैटर्स हैं उनके भी आंकड़े आप यहां पर देख सकते हैं, जिसमें स्पिन बॉलिंग खास करके लेग स्पिन वो परेशान करती ही करती है। ये चीज आपको मैं कई बार क्लियर कर चुका हूं। तो इन सभी आंकड़ों को देख लेने के बाद जो यहाँ पर कप्तान है, बस कप्तान के सबसे सेफ या कॉमन 2 ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहे हैं। वो तो आपके सामने है नाम, जिसमें पिछले मैच में सेंचुरी लगा करके आ रहे हैं कुशल मेंडिस, लेकिन 3 और डिफरेंशियल नाम जो हो सकते हैं, खास करके वानिंदु हसरंगा, इनके नाम को भी आप ध्यान रखिए और ग्रैंड लीग की टीमों में ट्राई करिए। बाकी फाइनल टीम क्या बनेगी उस पर अभी के लिए क्वेश्चन मार्क है। अभी किस प्लेयर को लेकर के जाना वो चीज आपको मैं क्लियरली बता चुका हूं, लेकिन जो फाइनल टीम बनेगी वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर बताऊंगा। तो उन दोनों को जाकर के ज्वाइन कर दीजिए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर मिल जाएगा। तो पूरा वीडियो देखिए, वो सबसे जरूरी है। बाकी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट से टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करके रखिए। बाकी इस वीडियो को यहाँ पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।